फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नोटिस आए भी हैं। हम लोगों को पहले से भी पता है कि किन किन कारणों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। कई लोगों ने प्रश्न भी किया था कि क्या हमारा रिफंड आ गया है उसके बाद भी हमें नोटिस आ सकता है। तो रिफंड आने के बाद भी नोटिस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में, 148 में, 153 ए में ये नोटिस आपको इनकम टैक्स रिफंड के बाद भी आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें नोटिस कभी भी आ सकता है अगर हमारी कोई मिसमैच मिलती है, कोई उसमें ऐसी चीज दिखाई देती है जिसके द्वारा नोटिस भेजी जानी चाहिए। अब इसके संबंध में एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इससे पहले गाइडलाइन इशू की गई थी जिसमें कंप्लीट स्क्रूटनी कब की जाएगी और स्क्रूटनी कब की जाएगी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी, इसके संबंध में सीबीडीटी द्वारा गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं और इससे पहले हम लोग वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, उसमें आपको ये सारी जानकारी हम लोगों ने दी भी है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिस क्यों आती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हम पर कैसे रहती है और हमें उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये चीज़ें हम लोग आज देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा कम से कम आने की संभावना हो या बिल्कुल भी ना हो। उसके लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कहीं घर ना आ जाए इनकम टैक्स का नोटिस, ऐसे ट्रांजैक्शन पर रहती है टैक्स अथॉरिटी की नज़र। तो मेन जो हम लोग का आज चर्चा का बिंदु है वो ये है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि टैक्स पेयर के जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर खास तौर से डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, देखिए हमें दिमाग में जरूर रखना है कि और इस बात का जिक्र अपने आईटीआर में भी करना होगा कि हमारे द्वारा जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन किए गए हैं उनको हमने अपने आईटीआर में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। अगर हमने अपने आईटीआर में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमारे पास एक ऑप्शन भी है और वो ऑप्शन क्या है, रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का। अगर हमने कोई गलती कर ली है तो हम समय रहते रिवाइज रिटर्न अपना फाइल कर लें और उस गलती को अवश्य सुधार लें। देखिए सरकार जो है हमें बीच बीच में इंटीमेट करती रहती है, हमारे को इंफॉर्मेशन उनके द्वारा प्रॉपर दी जाती है, लेकिन कई बार हम लोग भी उन चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं और फिर हमारे लिए वो परेशानी का सबब बन जाता है। तो आप देखिए कि जैसे कि आपके पास एक फॉर्म 26A है जिसके ई हिस्से में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल रहती है, हमें उसको चेक करना चाहिए। कई बार हम लोग ओवरलुक करते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, आईटी डिपार्टमेंट एक खास लिमिट के ऊपर के वैल्यू के ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। इसमें बैंक डिपॉजिट है, प्रॉपर्टी की खरीद है, म्यूचुअल फंड है, शेयर ट्रेडिंग है, ये सभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा जिससे आपको सारी डिटेल समझ आ सके कि कौन कौन सी चीजें आपको इसमें लेनी है। देखिए सबसे पहले हम लोग बैंक डिपॉजिट की बात करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, सेविंग्स और करंट बैंक अकाउंट में किए गए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स नजर रखता है। किस तरह से रखता है, एक वित्तीय वर्ष में अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं, बिल्कुल से बिल्कुल अपने पास नोट करके रख लीजिए कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं तो आपको इसकी जानकारी आईटीआर में देनी होगी। इसके अलावा करंट अकाउंट में, अगर करंट अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो ये लिमिट आपकी हो जाती है 50 लाख रुपए तक। यानी अगर सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक और करंट अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो 50 लाख रुपए तक की ये लिमिट रहती है और ये होती है एक वित्तीय वर्ष के लिए। इसी तरह से बैंकों के जो फिक्स डिपॉजिट हैं उसके लिए भी रहती है। तो जो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट हैं उसमें आपको देखना है कि बैंक एफडी अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपको अपने आईटीआर में शो करना है। और ये अगर सिंगल या मल्टीपल एफडी अकाउंट में जमा किया गया है, कैश 10 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो बैंकों को इसकी जानकारी फॉर्म 61A के जरिए देनी होगी। यानी अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा की कैश में बनवाई है
तो निश्चित मानिए कि बैंक इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। इसी तरह से जमीन या ऐसी ही अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर भी लागू होती है। तो अगर आप कोई अचल संपत्ति खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री अगर की जा रही है तो ऐसे में सब रजिस्ट्रार जो है इस ट्रांजैक्शन की डिटेल ऊपर भेजता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। तो आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि इन चीजों को आप अपने आईटीआर में जरूर से जरूर डिस्क्लोज करें। और इसके अलावा विदेशी करेंसी बेचने पर, यानी अगर आप विदेशी करेंसी बेच रहे हैं, यानी कहीं से ले है आपके पास और उसको कैश कर रहे हैं, यानी एक वित्तीय वर्ष में विदेशी करेंसी बेचकर 10 लाख या इससे ऊपर का अमाउंट कलेक्ट करने पर इसे डिस्क्लोज करना होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी सूचना जरूर दें, उसको उसमें जरूर शामिल करें। इसी के साथ साथ है शेयर, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स जैसे एसेट में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड्स या डिवेंचर में निवेश कर रहे हैं तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यानी आपको ध्यान रखना है। हालांकि शेयर और म्यूचुअल फंड में जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो 10 लाख रुपए से ऊपर करने की बात की जा रही है, लेकिन कैश में ट्रांजैक्शन मूलतः नहीं होते हैं, बैंक के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश करते हैं तो वहां पर भी आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बिल का पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं 1 साल में क्रेडिट कार्ड बिल का सेटलमेंट अगर 10 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो इसे भी आईटीआर में डिस्क्लोज करना होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने की संभावना बहुत कम है, हो सकता है ना भी आए। तो इसलिए इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और इसके संबंध में जो भी आपके कमेंट हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।